हेलो एवरीवन। आज की कहानी है कल्लूटी। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इस कहानी के 2 भाग हैं। यह कहानी का दूसरा भाग है। इस कहानी के पहले भाग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऋतिक का ध्यान सोनम के रंग पर गया ही नहीं, जिसकी वजह से उसका रिश्ता 4 बार टूट चुका था। वो बस उसकी मधुर आवाज़ के जादू में खो गया था, बल्कि वहाँ बैठे सभी लोग खो गए थे। इसलिए जब सोनम ने गाना बंद किया तो सब मानो नींद से जागे। अचानक ही ऋतिक ने ताली बजाना शुरू कर दिया। उसकी देखा देखी बाकी सब ने भी तालियां बजाना शुरू कर दिया। सोनम के मन में भी प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने कोई भी झूठी उम्मीद बांधना सही नहीं समझा। उसने बस मुस्कुराकर आंखें नीचे कर ली। आपकी बेटी के गले में तो सरस्वती माता का वास है, अमित जी बोले। रामदास ने ऋतिक की ओर देखकर कहा, आप काफ़ी समय से चुप हैं बेटे। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इससे पहले कि ऋतिक कुछ कहता, इच्छा बोली, अगर आप सब बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से लड़का लड़की को हमें अकेला छोड़ देना चाहिए, ताकि वे आपस में खुलकर बातचीत कर सके। आप सही कह रही हैं बेटी सोनम, ऋतिक को अपना कमरा दिखाओ, कामना ने कहा। अब सोनम बेचारी क्या बोलती। उसने धीरे से ऋतिक से कहा, आइए। फिर ऋतिक भी उसके पीछे पीछे चल दिया। सोनम को कुछ उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आज पहली बार एक ऐसा परिवार आया था जिसने उसके रंग के बारे में कोई छोटी मोटी टिप्पणी भी नहीं की थी। इसलिए दिल के किसी एक कोने में सकारात्मक भावना तो थी ही। जल्द ही ऋतिक सोनम के कमरे में पहुंचा, जो कि सिर्फ एक मंजिल ऊपर था। कमरे में एक और सुसज्जित पुस्तकें रखी हुई थी और दूसरी तरफ दीवार पर सोनम के ग्रेजुएशन के दिन खींची गई तस्वीर लगी थी। ऋतिक इधर उधर देख ही रहा था कि सोनम अचानक से उससे बोली, देखिए, अगर आपको मना करना है तो आप अभी कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ऋतिक एकदम से चौंक गया। उसे इस तरह की बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वह चौंकते हुए बोला, अरे लेकिन मैं क्यों मना करूँगा। दरअसल मैं बार बार रिजेक्ट होकर थक गई हूँ। मैं बस इस प्रक्रिया को जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ। नीचे मैं आपसे खुलकर ये बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब बोल सकती हूँ। सोनम एक सांस में बोल गई, आपको भी कोई रिजेक्ट कर सकता है। ऋतिक मुस्कुराता हुआ बोला, बिल्कुल कर सकता है। मेरा सांवला रंग हमेशा से मेरी निराशा की वजह रहा है। सोनम ने दुखी होकर कहा, कमाल है, रंग थोड़ा दबा है तो क्या हुआ, आप फिर भी आकर्षक हैं। ऋतिक के बोलते ही सोनम उसे घूरने लगी। ऋतिक को भी लगा कि उत्सुकता में वो न जाने क्या बोल गया। फिर वह धीमी आवाज़ में बोला, मेरे कहने का मतलब कि रंग मेरे लिए कोई मापदंड नहीं है। सोनम थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। ऋतिक आगे बोला, तो गाने और नृत्य करने के अलावा आपको कोई और शौक भी है? जी मुझे पढ़ने का शौक है, सोनम बोली। हाँ, वो तो लग ही रहा है। ऋतिक किताबों को देखकर बोला, तो क्या आपको कुछ पढ़ने का शौक नहीं है, उपन्यास वगैरह? सोनम ने पूछा। हाँ, उपन्यास पढ़ने का शौक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा शौक लिखने का है। मैं खाली समय निकाल कर लिखता रहता हूँ। ऋतिक ने उत्तर दिया। अच्छा, क्या क्या लिखा है अब तक आपने? सोनम ने हैरानी से पूछा। कुछ खास तो नहीं, बस साल भर पहले एक नोवेल छपी थी मेरी, उगता सूरज के नाम से। उगता सूरज? उगता सूरज आपने लिखी है? सोनम एकदम से चौंक गई। जी हाँ, लेकिन इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? ऋतिक ने पूछा। चौंकने वाली बात तो है ही। मेरी कई सहेलियों ने नोवेल पढ़ी है और बहुत तारीफ की है। मैं भी बहुत दिनों से इसे पढ़ने का सोच रही थी, लेकिन लेखक का नाम मुझे नहीं पता था, और आज आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। सोनम चहक कर बोली। थोड़ी ही देर में ऋतिक और सोनम एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे कॉलेज के 2 पिछड़े मित्र काफ़ी समय बाद मिलने पर करते हैं। अचानक ही ऋतिक सोनम की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखकर बोला, अगर मैं यहाँ किसी कारण से नहीं आ पाता तो शायद ज़िंदगी भर अफसोस करता। सोनम बस मुस्कुरा कर रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि किसी लड़के से पहली बार वो इतनी लंबी बातचीत कर रही थी। अचानक ही बाहर बारिश शुरू हो गई। सोनम दौड़कर अपने कमरे में बनी
छोटी सी बालकनी में आ गई और हाथों को आगे करके बारिश की बूंदों से खेलने लगी। उसकी ये बचपने भरी हरकतें ऋतिक का मन मोह रही थी। ऋतिक भी बालकनी में आकर उसकी बगल में खड़ा हो गया। उन्होंने देखा कि खुले आंगन में बैठे ठंडी हवा का मजा ले रहे लोग सभी अब जल्दी जल्दी अंदर आ गए हैं। ये देखकर दोनों बच्चों की तरह हंसने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उनकी हंसी रुकी और ऋतिक और सोनम की नज़रें आपस में टकराई और दोनों के दिल की धड़कन बढ़ गई। शायद दोनों के साथ ही ऐसा पहली बार हो रहा था। 2 मिनट तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे लेकिन कुछ ना बोले। अचानक से सोनम मानो नींद से जागी और ऋतिक से बोली, हमें नीचे चलना चाहिए। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ गए। बाहर बारिश के कारण घर के हॉल में ही लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। अमित और रामदास मौसम पर चर्चा कर रहे थे। कामना ने सोनम के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखी जो कि उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। सोनम और ऋतिक को अलग सोफे पर बैठा दिया गया। कामना ने वही सवाल पूछा जो कि उन्होंने हर लड़के वालों के सामने दोहराया था, तो इच्छा जी कैसी लगी आपको हमारी बेटी? हमें तो लड़की बहुत गुणी और सुशील लगी, लेकिन हम तो माँ बाप हैं, शादी तो बच्चों को करनी है, उन्हीं से पूछ लेते हैं, इच्छा ने उत्तर दिया। फिर सब लोगों की नज़रें ऋतिक और सोनम पर गड़ गई। ऋतिक धीमे से बोला, देखिए मुझे तो सोनम बहुत पसंद है, लेकिन सोनम से भी अगर आप एक बार पूछ लेते तो। मुझे भी ऋतिक पसंद है, सोनम ने ऋतिक का वाक्य पूरा होने से पहले ही बोल दिया। अमित बड़े खुश हुए, ओहो समधी जी, अब तो समोसे खिलाइए, रिश्ता पक्का हो गया। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज पहली बार ऐसा परिवार मिला था जिसने उनकी बेटी के रंग को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था और सिर्फ उसके गुण देखे थे। ओहो, आपको तो बस समोसे खाने का बहाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आपका, इच्छा ने चुटकी लेते हुए कहा। तो सब हंस पड़े। अब मंगनी की तारीफ फिक्स कीजिए आप लोग, रामदास ने अमित और इच्छा की ओर देखते हुए कहा। इसमें तो थोड़ा समय लगेगा, हम कुछ दिनों में आपको बताते हैं, अमित ने जवाब दिया। अब तक बारिश भी काफ़ी हद तक शांत हो गई थी। सब मेल मिलाप करने के बाद घर से बाहर जाने लगे। रामदास और अमित गले मिले, वैसे भी इच्छा और कामना भी गले मिली। इसी दौरान ऋतिक चुपके से सोनम का नंबर ले चुका था। अब सब गाड़ी में बैठ गए थे। उन्होंने फ़ोन करके रामू को बुलवा लिया जो कि पास में ही अपने किसी दोस्त के घर पर था। ऋतिक ने हाथ हिलाकर सोनम को बाय किया और वो लोग अपने घर की ओर चल पड़े। फिर ऋतिक ने अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली और रामू अपने घर चला गया। रामू ने अपने घर जाते ही बाइक खड़ी की और अंदर आ गया, जहां उसके पिता आकाश बंसल पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। रामू के अंदर आते ही आकाश बोले, अरे क्या हुआ वहाँ? मैं घर के अंदर तो नहीं गया क्योंकि मुझे अपने दोस्त के घर जाना था, लेकिन मैंने लड़की को देखा, वो तो काफ़ी सांवली सी थी, मुझे तो कुछ खास नहीं लगी, लेकिन रिश्ता पक्का कर दिया उन्होंने। रामू ने उत्तर दिया, अच्छा मैं शाम को भाई साहब के घर जाकर पूछता हूँ कि क्या हुआ। मेरी तो बस रामदास बंसल से पहचान थी जिनको अपनी लड़की ब्याहनी थी, मुझे नहीं पता था इनकी लड़की सांवली है। ये लोग बड़ी मोटी रकम तय करके आए होंगे। तू भी कुछ मेहनत करके अच्छा कमाने लग जा बेशरम, ताकि तुझे भी तगड़ा दहेज मिल जाए अपने ऋतिक भैया की तरह। आकाश ने रामू को बुरी तरह लताड़ा, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऋतिक तो अपने मन से सोनम का ख्याल निकाल ही नहीं पा रहा था। तभी उसके व्हाट्सएप पर सोनम का मैसेज आया, क्या कर रहे हो? ऋतिक ने भी लिख भेजा, बस तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। अच्छा तो अब आपके ख्यालों में गोरी चिट्टी लड़कियां नहीं आती? सोनम ने मजाक के उद्देश्य से पूछा। नहीं, अब मुझे सांवला रंग ही पसंद है, ऋतिक ने रिप्लाई दिया। सोनम का सांवला रंग आज तक उसके लिए दुत्कार का विषय ही बना था, लेकिन ऋतिक को उसकी मधुर आवाज़, बात करने के सलीके और शर्मीली मुस्कान ने इस कदर मोह लिया था कि वो चाहकर भी अब कुछ नहीं सोच पा रहा था। सोनम का मैसेज आया, मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या कहूँ। ये सब अभी भी मुझे एक सपने जैसा लग रहा है। मैंने अपनी सहेलियों को ही देखा था चोरी छिपे अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए, लेकिन खुद ऐसा करने का कोई अनुभव नहीं रहा। ऋतिक ने भी एक व्यंग्यात्मक रिप्लाई किया, ओह
चलिए कम से कम आपने हमें अपना बॉयफ्रेंड तो माना। तभी ऋतिक ने डोरबेल की आवाज़ सुनी। उसने सोनम को मैसेज किया, लगता है कि कोई आया है, मैं तुमसे कुछ देर बाद फ़ोन पर बात करूँगा, बाय। सोनम ने भी बाय लिखकर भेज दिया। ऋतिक का कमरा नीचे हॉल में ही था, इसलिए वही तुरंत उठकर दरवाज़ा खोलने गया। सामने उसके चाचा आकाश बंसल, चाची विमला बंसल और रामू खड़े थे। ऋतिक ने आकाश और विमला के पैर छुए। अरे चाचा चाची, आप लोगों ने तो सरप्राइज दे दिया। खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलो अंदर चल के बात करते हैं, आकाश ने बोला। सब लोग हॉल में जाकर बैठ गए। तब तक अमित और इच्छा भी अपने कमरे से निकल आए। अमित बोले, अरे छोटे, तुमने तो कॉल भी नहीं किया कि तुम आ रहे हो, लेकिन बहुत अच्छा किया जो चले आए। तुमने तो बड़ा बढ़िया रिश्ता बताया। परिवार से तो हम कुछ ही पलों में हिल मिल गए थे और उनकी लड़की भी बड़ी सुशील थी। तो फिर शहनाइयाँ बजवाने की तैयारियां करिए भाई साहब, और सबसे पहले मुंह मीठा करवाइए, लड़के की शादी तय हो गई। आकाश सोफे पर बैठता हुआ बोला, मैं कुछ मिठाई वगैरह लाती हूँ, कहते हुए इच्छा किचन में चली गई। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, आकाश बोला। माफ़ी क्यों? अमित ने हैरानी से पूछा। अरे दरअसल मेरा रामदास जी से थोड़ा बहुत मिलना जुलना था और वो हमेशा अपनी लड़की की शादी को लेकर दुखी रहते थे, इसलिए मैंने ऋतिक की बात चलाई। अगर मुझे पता होता कि उनकी लड़की सावली है तो तुम क्या छोटे? इस बार अमित की आवाज़ में थोड़ा आक्रोश झलक रहा था। सामने बैठा ऋतिक भी अपने चाचा को बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। आकाश ये बात भांप गए थे, इसलिए चुप हो गए, लेकिन फिर उनकी धर्मपत्नी बोलने लगी, अब इसमें छुपाने वाली क्या बात है भाई साहब? उनकी लड़की की शादी हम अपने ऋतिक जैसे हैंडसम, अच्छा कमाने वाले लड़के से कर रहे हैं, तो कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे। कुछ तगड़ा अमाउंट तय तो हुआ ही होगा, अब इसमें शर्माना क्या? ये प्रथा तो बरसों पुरानी है। अमित विमला की बातों से हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने पूछा, यानी कि आपको लगता है कि हम लोग उनसे तगड़ा दहेज वसूल कर रहे हैं? अरे मतलब आप बिना दहेज की बात करे ही चले आए? विमला ने हैरानी से पूछा। अब तक इच्छा भी मिठाई लेकर आ गई थी। वे बोली, जी हाँ, बिना दहेज के होगी ये शादी, आपको कोई दिक्कत? तभी बीच में राजू बोल पड़ा, अरे अपने भैया की शादी उस कलूटी लड़की से ऐसे मुफ्त में थोड़ी होने देंगे। अब चुप बैठे ऋतिक का सब्र जवाब दे गया था और रामू से बोला, अपनी जुबान पर लगाम दो रामू, तुम्हारी होने वाली भाभी है वो। अब विमला भी तैश में आ गई, ये क्या तरीका हुआ बेटा? अब उस लड़की के लिए तुम अपने रिश्तेदारों से झगड़ा करोगे? बात सिर्फ उस लड़की की नहीं, आप किसी भी लड़की के बारे में इस तरह के शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपकी कोई बेटी होती, उसे कोई ऐसा कहता तो आपको कैसा लगता? ऋतिक एक सांस में ही बोल गया। आकाश परिस्थिति को संभालने के लिए बोले, अरे बेटा, तुम्हारी चाची के कहने का मतलब कि अगर हमारे खानदान के एक लायक लड़के की शादी उस लड़की से हो रही है जिसका रिश्ता करवाने में उसके परिवार वालों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो इनको थोड़ा बहुत माल देने में संकोच नहीं करना चाहिए। अमित कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनसे पहले ऋतिक ही बोल पड़ा, यानी कि हमें दहेज लेना चाहिए, और आपका तर्क ये है कि उस लड़की से शादी करके मैं उस पर एक प्रकार का एहसान कर रहा हूँ, इसलिए मैं उन पर दहेज देने का दबाव बना सकता हूँ। मुझे नहीं पता था चाचा जी, आपकी इस सतर की सोच है। ये क्या बदतमीजी है ऋतिक? विमला बोली। ऋतिक अब पहले से आक्रोशित नजर आने लगा था। बदतमीजी? और आप लोग जो बोल रहे हैं तब से उस लड़की के लिए, वो बदतमीजी नहीं है। वैसे आपकी गलती नहीं है, हमारा समाज ही ऐसा है। लड़की के आचरण से पहले उसकी शक्ल पर ध्यान दिया जाता है। लड़का भले ही जले हुए भटूरे जैसा हो, लेकिन बहू गोरी चिट्टी आनी चाहिए। जिस लड़की को मैं देख कर आया हूँ चाची, वो लाखों में एक है। उसके गुण उसके सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। अच्छा आचरण होने से व्यक्ति अपने आप सुंदर लगने लगता है। किसी का सांवला रंग है तो वो क्या कर सकता है? अब ये कोई बड़े हुए वजन जैसी समस्या तो है नहीं जो 2-4 दिन जिम जाने से ठीक हो जाएगी। इन गोरा बनाने वाली क्रीम्स के विज्ञापनों ने भी लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। विज्ञापन में एक ऐसी सांवली लड़की दिखाएंगे जिसके जीवन में हर नाकामयाबी का कारण सिर्फ रंग है, और क्रीम लगाते ही वह चुटकियों में गोरी हो जाती है
और उसकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाती है। जबकि सच्चाई ये है कि तन गोरा होने से मन भी साफ हो ये जरूरी नहीं। आकाश अमित की तरफ देखकर बोले, भाई साहब ये क्या कह रहा है? बाहर रहकर इसका दिमाग खराब हो चुका है। आप ही कुछ समझाइए इसको। मैं क्या समझाऊं आकाश? कि उस लड़की से रिश्ता तोड़ दो क्योंकि वह सांवली है। अरे मेरा भी तो रंग थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन जब मैं तेरी भाभी को देखने गया था तब किसी ने मेरे रंग पर सवाल क्यों नहीं उठाया? गोरा होने का सारा ठेका क्या सिर्फ लड़कियों ने ही उठा रखा है? अमित ने आकाश को समझाया। और देखिए चाचा जी, दहेज तो मैं लूँगा नहीं क्योंकि मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, तो मुझे इस प्रकार से लड़की वालों से भीख लेने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ऋतिक बोला। अब आकाश, विमला और रामू एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। विमला आकाश से बोली, चलिए जी, अब यहाँ कहने सुनने को क्या बचा है? हमारा काम था समझाना, जो हमने कर दिया, बाकी इनकी मर्जी। फिर आकाश, विमला और रामू बाहर जाने लगे। पीछे से उनको ऋतिक की आवाज़ आई, काश ऐसा हो जाए चाची कि रामू के जीवन में भी कोई सांवली लड़की आ जाए, तब शायद आप मेरी बात को समझ पाएं। शादी का कार्ड हम आपको ज़रूर भेजेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपको आगे हमसे रिश्ता निभाना है या नहीं। किसी ने भी ऋतिक की बात का जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए। अमित ऋतिक को देखकर गर्व से मुस्कुरा रहे थे। ऋतिक ने पूछा, क्या हुआ पापा? अमित ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, तू अब काफ़ी समझदार हो गया है। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। इस प्रकरण से ऋतिक का मूड काफ़ी खराब हुआ। अचानक ही उसके व्हाट्सएप पर सोनम का मैसेज आया, आई लव यू। मैसेज पढ़कर ऋतिक मुस्कुरा दिया और जवाब में लिखा, आई लव यू टू। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।